नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। हमने चर्चा की थी मारवाड़ रियासत में राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। फिर हमने राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर भी चर्चा की। राठौड़ों को संस्थापक राव सिया है, जो 1240 ईस्वी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ आता है और राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। राव सिया के बाद अगला शासक आता है रावासनाथ, जो 1291 और 92 ईस्वी में मुस्लिमों के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। फिर साथ ही हमने अगले शासक की चर्चा की थी राव दुअड़ की, जो कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाता है और ये नगाना गांव में स्थापित होने के कारण नागणेची माता कहलाई। राठौड़ों की कुलदेवी यही नागणेची माता है। फिर अगला शासक आता है राव मल्लीनाथ। बाड़मेर का मल्लानी क्षेत्र मल्लीनाथ के नाम से जाना जाता है। मल्लीनाथ ने अपनी राजधानी खेड़ बाड़मेर से चेंज करके मेवानगर बाड़मेर को बनाया। यह राठौड़ों की दूसरी राजधानी थी। मल्लीनाथ का पुत्र था जगमाल, जो गुजरात के शासक मोहम्मद शाह बेगड़ा की पुत्री गिंदोली को गणगौर के दिन गुजरात से उठाकर मेवानगर ले आता है। इसीलिए मारवाड़ में गणगौर के गीतों में गिंदोली गाई जाती है। फिर अगला शासक आता है रावचूड़ा। रावचूड़ा विरमदेव का पुत्र मल्लीनाथ का भतीजा था। रावचूड़ा के 3 रानियां थी। पहली रानी लीला दे पर्तियारों की राजकुमारी थी। चूड़ा पर्तियारों की सहायता करता है तो पर्तियार लीला दे का विवाह चूड़ा के साथ कर देते हैं और दहेज में मंडोर देते हैं। तो चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। यह राठौड़ों की तीसरी राजधानी थी। चूड़ा की दूसरी रानी की बात करें चांद कंवर की, तो चांद कंवर ने मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। तीसरी रानी किशोर कंवर की बात करें तो किशोर कंवर के कहने पर चूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र रणमल को जोजावर की जागीर दी। साथियों, रावचूड़ा की और बात की जाए तो रावचूड़ा ने नागौर के निकट चूड़ासर कस्बा बसाया। मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ काल चूड़ा के काल से माना जाता है। चूड़ा ने अपना साम्राज्य नागौर, अजमेर, नाडोल, खाटू तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। फिर साथियों, अगला शासक आया था राव कान्हा, क्योंकि चूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इतिहास में कान्हा की कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती। फिर अगला शासक आता है रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ की बात की जाए तो ये अपने पिता द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करने पर नाराज होकर अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ की ओर चला गया और 1438 ईस्वी में कुंवर चुंडा द्वारा दासी बारमली की सहायता से रणमल की मेवाड़ में हत्या कर दी जाती है और रणमल राठौड़ का पुत्र था राव जोधा, जो मेवाड़ से भागकर कहावनी गांव बीकानेर में शरण लेता है। अब साथियों, रणमल राठौड़ के बाद हमारा अगला शासक आता है राव जोधा। आज की क्लास में साथियों हम चर्चा करेंगे राव जोधा के बारे में। तो साथियों, बात करते हैं राव जोधा की। राव जोधा और साथियों, जोधा के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। और साथियों, राव जोधा की बात की जाए तो रणमल राठौड़ के बाद अगला शासक आता है राव जोधा। और राव जोधा है वो रणमल का पुत्र था। साथियों, रणमल की सबसे पहली बात है राव जोधा की, यह रणमल का पुत्र था। रणमल का पुत्र। और साथियों, मारवाड़ का सर्वाधिक अवधि तक शासक रहा। सर्वाधिक अवधि तक शासक रहा। साथियों, राव जोधा की और बात करें तो यह जोधा अपने पिता रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ से भागकर काहुनी गांव, साथियों ये काहुनी गांव बीकानेर में है। काहुनी गांव
बीकानेर में शरण ली। बीकानेर में शरण ली। साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राठौड़ों के अंदर एक शासक हुआ था राव जोधा, और राठौड़ों की वास्तविक जानकारी है वो हमें राव जोधा के बाद ही मिलती है, और राव जोधा को ही राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन इनका संस्थापक राव सिया है, मैंने आपको बताया था। तो साथियों, राव जोधा की बात करें तो इसका शासनकाल 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक है। यह रणमल का पुत्र था, मारवाड़ का सर्वाधिक अवधि तक शासक रहा, और अपने पिता रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ से भागकर काउनी गांव बीकानेर में शरण लेता है। और साथियों, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि राव जोधा है वो मेवाड़ वालों के डर से 15 साल तक इधर उधर भागता रहा, इसका मारवाड़ पर अधिकार नहीं हुआ, और इन्हीं 15 सालों के बीच में इसे हड़बूजी मिले थे, जो हम आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता में पढ़ते हैं। तो हड़बूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी और आशीर्वाद भी दिया था कि मारवाड़ पर तेरा अधिकार होगा, मारवाड़ का तू वापस शासक बनेगा। और राव जोधा का मारवाड़ पर जब अधिकार होता है, यह मारवाड़ का शासक बनता है, तो हड़बूजी को एक गांव भेंट कर देता है। साथ ही ये चर्चा हम आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता में कर लेते हैं। और राव जोधा की बात की जाए तो राव जोधा हंसाबाई का भतीजा था, क्योंकि रणमल हंसाबाई का भाई था और राव जोधा का पिता था, तो राव जोधा हंसाबाई का भतीजा हुआ। और उधर मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा था, जो हंसाबाई का पुत्र था, पोता। अब साथियों, जब महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में ये संघर्ष वगैरह होते थे, तो हंसाबाई को बड़ा ही दुख होता, क्योंकि एक तरफ भतीजा रह गया, दूसरी तरफ पोता रह गया। तो हंसाबाई बड़ी दुखी होती, और ये देखकर हंसाबाई ने इन दोनों को समझाया और इन दोनों के बीच संधि करवा दी। और साथियों, हंसाबाई ने जो संधि करवाई थी वो करवाई थी 1453 ईस्वी में। संधि कब हुई? 1453 ईस्वी में। और इस संधि को नाम दिया गया आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। और साथ ही संधि हुई थी, बात करें इसकी, तो राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य। महाराणा कुंभा। और साथियों, मध्यस्थता मैंने बताई थी किसने करवाई थी यह संधि। तो मध्यस्थता की बात करें तो यह संधि करवाई थी हंसाबाई ने। और साथियों, इसका मुख्य बिंदु रखा था, यह जो संधि हुई थी आवल बावल की, इसका मुख्य बिंदु था सोजत सिटी। सोजत सिटी जो पाली में है। सोजत सिटी कहाँ है? हमारे पाली। और साथियों, यह संधि है, ये मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण। सीमा का निर्धारण। तो साथियों, हंसाबाई है वो महाराणा कुंभा और इस राव जोधा के बीच में संधि करवा देती है, और ये संधि हुई थी, ये 1453 ईस्वी में हुई, और इस संधि को नाम दिया गया आवल बावल की संधि। तो साथियों, आवल बावल संधि के दौरान जो संधि की मध्यस्थता थी वो थी हंसाबाई। हंसाबाई ने इन दोनों के बीच संधि करवाई थी, और इसकी जो मुख्य बिंदु रखी थी आवल बावल संधि की, तो इसकी मुख्य बिंदु रखी थी सोजत सिटी जो पाली के अंदर है। और इस संधि के अंदर आवल बावल संधि में मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण हो गया था। इन्होंने अपनी सीमा का निर्धारण कर लिया था, महाराणा कुंभा ने और राव जोधा ने, कि एक दूसरे के साम्राज्य में कोई नहीं घुसेगा। सोजत सिटी है उसको मुख्य बिंदु रखा कि हम सोजत सिटी से उधर नहीं आएंगे, इधर हमारा मारवाड़ है, और आप इधर नहीं आओगे, आपका मेवाड़ सोजत सिटी से उधर है। तो इन्होंने सोजत सिटी को मुख्य बिंदु रखकर मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण कर लिया। अब साथियों, राव जोधा ने सोचा कि कहीं ये संधि का बहाना देकर बुलाकर मार ना दे, तो इसने एक काम और किया। राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, तो उसके विवाह का प्रस्ताव महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ रखा, और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है वो महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। तो राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी। पुत्री का क्या नाम था? श्रृंगार देवी।
उसका विवाह होता है वेड्स रायमल। और ये रायमल कौन था? महाराणा कुंभा का पुत्र। ये कहते पुत्री राव जोधा की, और इधर ये महाराणा कुंभा का पुत्र। तो साथियों बात करें आवल बावल संधि की, तो ये 1453 ईस्वी में हुई राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य। और इसकी जो मध्यस्थता थी वो थी हंसाबाई, और मुख्य बिंदु रखा आवल बावल संधि का सोजत सिटी पाली और मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, क्योंकि राव जोधा ने सोचा कि कहीं संधि का बहाना देकर बुलाकर मार ना दे, तो इसने ये विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि संगे संबंधी हो जाएंगे, फिर राणा कुंभा है वो थोड़ी मारेगा, अटैक नहीं करेगा। तो इसने राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। तो साथियों ये संधि है ये हंसाबाई द्वारा करवाई गई थी, इसकी जो मध्यस्थता थी वो हंसाबाई थी, और 1453 ईस्वी में यह संधि हुई। और साथियों मारवाड़ पर जोधा का अधिकार हो जाता है, मारवाड़ का शासक है जोधा, मंडोर आ जाता है। अब जब जोधा मंडोर आता है तब सोचता है कि यार 15 साल तक हम बाहर भागते रहे इधर उधर, मंडोर नहीं आए, अब हमारा मारवाड़ पर अधिकार हो गया, तो मंडोर है वो सुरक्षित जगह नहीं है, क्यों ना कोई नए शहर की स्थापना की जाए, नई राजधानी बनाई जाए, नए शहर बनाया जाए, एक गढ़ भी बनाया जाए। तो राव जोधा क्या करता है, नए शहर की स्थापना करने के लिए जगह देखता है और गढ़ बनाने के लिए। तो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर की स्थापना की। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की। अब जोधा ने की थी तो जोधा के नाम पे उस शहर का नाम जोधपुर हो गया। तो साथ ही इसने 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में क्या की भाई, जोधपुर की स्थापना। जोधपुर की स्थापना की और जोधपुर को साथियों इसने राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर को क्या बनाया, राजधानी। और साथियों इसे हम कह सकते हैं राठौड़ों की चौथी राजधानी। राठौड़ों की चौथी राजधानी। तो साथियों राव जोधा का जब मारवाड़ पर अधिकार होता है, राव जोधा मंडोर आता है, तब सोचता है कि यार 15 साल तक इधर उधर भागते रहे, बाहर रहे, मंडोर नहीं आए, मारवाड़ पर हमारा अधिकार नहीं हुआ। अब मंडोर है वो जगह सही नहीं है, क्यों ना नए शहर की स्थापना की जाए, नया गढ़ बनाया जाए। तो जोधा है वो नया गढ़ बनाने के लिए जगह देखता है, नए शहर की स्थापना करने के लिए, और फिर जाकर 1459 ईस्वी में एक शहर की स्थापना करता है। तो राव जोधा ने उस शहर की स्थापना की थी, तो जोधा के नाम पर ही उस शहर का नाम हो गया जोधपुर। और जोधा ने जोधपुर का अपनी राजधानी बनाया। ये राठौड़ों की चौथी राजधानी थी। साथियों ये जो जोधपुर है ये राठौड़ों की लास्ट राजधानी है, अंतिम राजधानी है। अब जोधपुर ही रहेगा इनकी राजधानी। अब साथियों अगर तिथि की बात की जाए कि इन्होंने कब किया, तो तिथि थी 12 मई 1459 ईस्वी। तिथि की बात करें तो 12 मई 1459 ईस्वी। और साथियों तिथि थी उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। शुक्ल एकादशी। अब साथियों राव जोधा है उसने शहर की स्थापना कर ली। अब एक गढ़ बनाने के लिए भी जगह देख रहा था, तो सैनिकों को भेजा कि जाओ रे गढ़ बनाने के लिए एक जगह देख के आओ, हमें एक गढ़ बनाना है। तो साथियों सैनिक जब जाते हैं तो उन्होंने एक जगह देखी, एक पहाड़ी थी यहाँ इस शहर के पास में, जहाँ शहर बसाया वहीं पहाड़ी, और इस पहाड़ी का नाम था चिड़ियाकुट पहाड़ी। और इस पर साथियों जोधा है वो एक दुर्ग बनाता है, गढ़ बनाता है। हम भी बना देते हैं एक गढ़,
अब राव जोधा जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, एक ऐसा दुर्ग बन जाए। तो साथियों ये बन गया दुर्ग। और ये इस पे जोधा ने एक झंडा लगा दिया था। और इस दुर्ग का क्या नाम है साथियों? मेहरानगढ़। वर्तमान में इस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा? मिहिरगढ़। मिहिर का मतलब सूर्य। और साथ ही इस दुर्ग को मयूर ध्वज भी कहा जाता था। मयूर ध्वजगढ़। अब साथियों राव जोधा ने एक दुर्ग का निर्माण किया और एक शहर की स्थापना की 1459 ईस्वी में। जो शहर है उसकी स्थापना जोधा ने की, तो जोधा के नाम पर उस शहर का नाम जोधपुर हो गया। और इसने एक दुर्ग की स्थापना की, दुर्ग का निर्माण करवाया। तो साथियों इस दुर्ग का नाम है वो वर्तमान में मेहरानगढ़ है। और इसने राव जोधा ने इस दुर्ग का नाम रखा था मिहिरगढ़। मिहिर का मतलब होता है सूर्य, क्योंकि राठौड़ है वो खुद को सूर्यवंशी मानते थे, तो इस गढ़ का नाम रख दिया था मिहिरगढ़। मिहिर का मतलब सूर्य। और इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता था, क्योंकि मयूर के समान, मोर के समान इसकी आकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता था। और साथियों ये जो गढ़ है, दुर्ग है, ये चिड़ियाकुट पहाड़ी पर है। अब साथियों इस दुर्ग की अगर नींव की बात की जाए तो इस दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने। इस दुर्ग की नींव रखी करणी माता। और साथियों बलिदान की बात की जाए तो इस दुर्ग के लिए बलिदान दिया था राजा राम मेघवाल द्वारा। तो साथियों जो दुर्ग है उसका जो नींव रखी थी वो करणी माता ने रखी थी। और इस दुर्ग में जो बलिदान दिया गया है वो राजा राम मेघवाल का दिया गया है, क्योंकि जब जोधा है एक दुर्ग बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, शहर बसाने के लिए जगह देख रहे थे, तब इन सैनिकों को भेजते हैं। तो सैनिकों को कहते हैं कि जाओ और एक ऐसी जगह देखो जहां पर हम गढ़ बनाएंगे, दुर्ग बनाएंगे, तो शानदार दुर्ग बनना चाहिए। अब सैनिक जब जगह ढूंढने के लिए जाते हैं तो इस चिड़ियाकुट पहाड़ी को देखते हैं, ये जगह है चिड़ियाकुट पहाड़ी है, एक अच्छी जगह है, यहाँ पे क्या शानदार दुर्ग बनेगा। तो यहाँ पर चिड़ियाकुट पहाड़ी पर एक बाबा रहा करता था जो तपस्या वगैरह करता था, बाबा का कब्जा था यहाँ पर, उसने अधिकार कर रखा था। तो ये जो सैनिक है ये कहते हैं कि बाबा आप यहाँ से कहीं और चले जाओ, यहाँ हमारे राजा का दुर्ग बनेगा, हम उसका गढ़ बनाएंगे। तो बाबा नहीं मानता है, यहाँ खाली नहीं करता इस जगह को। और तो सैनिक है वो आकर राव जोधा को कहते हैं कि एक जगह तो है बहुत शानदार सी, वहां पर गढ़ क्या बनेगा, एकदम अच्छा दुर्ग बनेगा, लेकिन वहां एक समस्या है, वहां पर एक बाबा अधिकार करके बैठा है जो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब साथियों राव जोधा है वो कहता है कि मेरे साम्राज्य में मेरे होते हुए ऐसा कौन है जो नहीं हिलेगा, चलो अभी चल के उस जगह को खाली करवाते हैं। तो राव जोधा अपने सैनिकों के साथ आता है और यहाँ आकर इस बाबा को कहता है कि बाबा आप इस जगह को खाली कर दो, मैं यहाँ पे गढ़ बनाऊंगा, दुर्ग बनाऊंगा। तो ये बाबा नहीं मानता है। तो वो जोधा कहता है कि देख बाबा या तो आराम से खाली कर दे, तू यहाँ से खाली करके चला जा, वरना तेरे ये झोले जमेले इनको उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो साथियों ये जोधा क्या करता है, बलपूर्वक शक्ति से उस बाबा को यहाँ से दूर भगा देता है। तो बाबा ने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर इसे श्राप दे दिया था कि यहाँ पर तुम कुछ भी बनाओगे वो नहीं टिकेगा, वो ढह जाएगा। तो साथियों ये जब दुर्ग बनाते और इसकी नींव भरते और ऊपर उठाते इसको, थोड़ी सी इसकी दीवार बनती, वो वापस गिर जाती, ढह जाती। तो साथियों राव जोधा ने सोचा ऐसे तो दुर्ग कैसे बनेगा। तो इसने राव जोधा ने सोचा कि अगर श्राप दिया उसने तो इसका कोई उपाय भी तो होगा। जब इसका उपाय ढूंढा तो इन्हें पता चला कि किसी जिंदे व्यक्ति का, जो व्यक्ति जिंदा हो उसका अगर बलिदान दिया जाए इसकी नींव में तो ये दुर्ग टिक जाएगा। अब जोधा ने सोचा कि जिंदा व्यक्ति कौन होगा जो खुद को चुनवा लेगा इस दीवार के अंदर। तो उसने अपने पूरे साम्राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए अपना बलिदान देगा उसके जो वंशज होंगे उनके परिवार वालों को यहाँ दुर्ग में गढ़ में रहने के लिए जगह दी जाएगी।
और सेना में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाएगा, ऊंचे पदों पर रखा जाएगा। इसने काफी सारे लाभ दिए कि पेंशन वगैरह दी जाएगी वगैरह जो भी है। तो साथियों एक ये राजा राम मेघवाल था, इसने सोचा कि जीते जी तो अपनी औलाद के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो क्या करते हैं इस दुर्ग में खुद को चुनवा लेते हैं, यही सही है, आगे आने वाली पीढ़ियां तो अच्छी रहेगी, सुखी रहेगी, दुर्ग में रहेंगे, गढ़ में रहेंगे, सेना में अच्छे पदों पे नियुक्ति की जाएगी। तो ये राजा राम मेघवाल है, या क्या करता है इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बलिदान देता है और इस राजा राम मेघवाल को इस गढ़ की जो नींव थी उसमें जिंदा चुनवा दिया गया था। तब ये जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। अब साथियों अगर इस दुर्ग के अंदर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो इस दुर्ग के अंदर प्रमुख मंदिर है साथियों। पहला मंदिर है नागनेची माता का, नागनेची माता मंदिर। जो मैंने बताया था आपको, जो नागनेची माता है वो राठौड़ों की कुलदेवी है। दूसरा है चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। और साथियों जो चामुंडा माता है ये राठौड़ों की आराध्य देवी है, राठौड़ों की आराध्य देवी। और साथियों अगर इस दुर्ग के अंदर प्रमुख तोपें हैं उनकी बात की जाए तो प्रमुख तोपें, तो साथियों पहली तोप है गजनी, दूसरी है किलकिला, और तीसरी है शंभू बाण। और साथियों अन्य तोपों की बात की जाए, ये जो प्रमुख तोपें हैं ये बड़ी तोपें हैं, और अन्य तोपें इनके अलावा भी और भी तोपें हैं, तो वो हैं गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागपली। तो साथियों बात की जाए मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो इसके अंदर अगर प्रमुख मंदिर की बात करें हम तो दो मंदिर है। एक तो नागनेची माता का मंदिर है जो राठौड़ों की कुलदेवी है, और दूसरा चामुंडा माता का मंदिर है जो राठौड़ों की आराध्य देवी है। और इस दुर्ग के अंदर अगर हम प्रमुख तोपों की बात करें जो बड़ी तोपें हैं तो वो है गजनी, किलकिला और शंभू बाण। और अन्य तोपों की बात करें तो गजक, गुब्बारा, नुसरत और नागपली। तो साथियों यहाँ बात की हमने राव जोधा की, तो राव जोधा का जो शासन काल है वो 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। राव जोधा रणमल का पुत्र था, मारवाड़ का सर्वाधिक अवधि तक शासक रहा और अपने पिता रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ से भागकर काहुनी गांव बीकानेर में शरण ली। और साथियों हंसाबाई द्वारा 1453 ईस्वी में राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य संधि करवाई गई और इस संधि को नाम दिया गया आवल बावल की संधि। तो संधि है वो राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य, इसके मध्यस्थता हंसाबाई थी और इसका मुख्य बिंदु रखा इन्होंने सोजत सिटी पाली को, और इसमें मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह ये महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। अब साथियों राव जोधा ने सोचा नए शहर की स्थापना करते हैं, मंडोर सुरक्षित जगह नहीं है, मंडोर में नहीं रहेंगे। तो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की। राव जोधा ने की तो जोधा के नाम पर उस शहर का नाम जोधपुर हो गया। राव जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। यह राठौड़ों की चौथी राजधानी थी और साथियों ये राठौड़ों की लास्ट राजधानी है, अंतिम राजधानी। अब जोधपुर ही रहेगा राठौड़ों की राजधानी। और साथियों अगर तिथि की बात करें तो 12 मई 1459 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को इस मेहरानगढ़ दुर्ग का और इस शहर की स्थापना हुई, निर्माण करवाया गया। और साथियों अगर दुर्ग की बात करें तो इसकी नींव करणी माता ने रखी, बलिदान दिया गया राजा राम मेघवाल द्वारा। और साथियों अगर इसके अंदर प्रमुख मंदिर की बात करें तो इसके अंदर दो मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर। नागणेची माता वो राठौड़ों की कुलदेवी है और चामुंडा माता राठौड़ों की आराध्य देवी है। प्रमुख तोपों की बात करें तो प्रमुख तोपें गजनी,
किलकिला, शंभुबाण। अन्य तोपों की बात करें तो गजक, गुब्बारा, नुसरत और नागफड़ी। तो साथियों यहां बात की हमने राव जोधा की। एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों बात करते हैं आगे राव जोधा की। तो साथियों राव जोधा की और बात की जाए तो राव जोधा की एक रानी थी जसमादे। राव जोधा की क्या थी? रानी, जोधा की रानी। रानी जसमादे ने रानीसर कस्बा बसाया। और साथियों जोधा ने, दूसरा पॉइंट मिलता है इसका, जोधा ने रानी जसमादे के कहने पर सांतल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो साथियों राव जोधा की और बात की जाए तो राव जोधा की एक रानी थी जसमादे, जिसने रानीसर कस्बा बसाया। और जोधा ने अपनी इसी रानी जसमादे के कहने पर अपना उत्तराधिकारी है वो सांतल देव को घोषित किया। मैंने पहले भी बताया था ये राठौड़ है, ये कहने पर इन रानियों के बहुत काम करते थे। पहले भी एक चूड़ा था, राव चूड़ा, जिसने अपनी रानी किशोर कंवर के कहने पर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया था। वहीं जोधा ने अपनी रानी जसमादे के कहने पर सांतल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये राठौड़ है, इन रानियों के कहने पर बहुत काम किया करते थे। तो साथियों राव जोधा की अगर कुछ और बात करें तो पॉइंटों में बात करते हैं साथियों। तो पहला पॉइंट है राव बिका। और साथियों राव बिका है वो जोधा का 5वां पुत्र था। जोधा का 5वां पुत्र। जिसने बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर नगर की स्थापना कर राठौड़ साम्राज्य की नींव रखी। राठौड़ साम्राज्य की नींव रखी। साथ ही दूसरा पॉइंट मिलता है इसका राव दूधा। राव दूधा ने, जोधा का पुत्र था राव दूधा भी, जोधा का पुत्र, जिसने मेड़ता सिटी में राठौड़ वंश की नींव रखी।
नींव रखी जो मेड़तिया शाखा कहलाई। साथियों राव जोधा की और बात की जाए तो तीसरा पॉइंट मिलता है हमें नौकुंटी मारवाड़। नौकुंटी मारवाड़ जोधा ने अपने साम्राज्य साम्राज्य को जोधपुर सहित जोधपुर सहित 9 भागों में विभक्त करवाकर अपने पुत्र को सौंप दिया। अपने पुत्र को सौंप दिया। साथियों चौथा पॉइंट मिलता है इसका मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक यह था राव जोधा। तो साथियों राव जोधा की अगर और बात करें तो राव जोधा की एक रानी थी जसमादे, जिसने रानीसर कस्बा बसाया और इसी रानी जसमादे के कहने पर राव जोधा ने अपने पुत्र शांतल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और साथियों राव जोधा की अगर और बात करें तो राव जोधा का 5वां पुत्र था राव बिका, जो बीकानेर नगर की स्थापना करता है और वहां राठौड़ साम्राज्य की नींव रखता है। राव बिका यहीं से एक शाखा लेकर बीकानेर चला गया था। उसकी राव बिका की चर्चा करेंगे हम जब बीकानेर रियासत पढ़ेंगे। अगर राव जोधा के अंदर हम राव बिका को पढ़ें तो सिर्फ इतनी ही बात मिलती है इसकी राव बिका बीकानेर नगर की स्थापना करता है और राठौड़ साम्राज्य की नींव रखता है। फिर इसका एक और पुत्र था राव जोधा का राव दूधा, और राव दूधा ने मेड़ता सिटी में राठौड़ वंश की नींव रखी जो मेड़तिया शाखा कहलाई। और राव जोधा ने नौकुंटी मारवाड़ इसका जो साम्राज्य था राव जोधा का जोधपुर सहित उसको 9 भागों में विभक्त करके अपने पुत्र को सौंप दिया। और मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव जोधा को कहा जाता है। और जो सामंत मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ काल है वो मैंने आपको बताया था चूड़ा के काल से माना जाता है, क्योंकि चूड़ा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को जोजावर की जागीर दी थी जो वो सामंती हुआ ना। तो सामंत व्यवस्था का प्रारंभ काल चूड़ा के काल से और सामंत व्यवस्था का मारवाड़ में वास्तविक संस्थापक है वो राव जोधा है। तो साथियों यहाँ बात की हमने राव जोधा की, यहाँ हमारे राव जोधा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला शासक आता है। राव जोधा ने अपने पुत्र शांतल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रानी जसमादे के कहने पर। तो साथियों हमारा अगला शासक आता है शांतल देव। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो फिर बात करते हैं शांतल देव की। तो साथियों बात करते हैं शांतल देव की। तो साथियों राव जोधा के बाद अगला शासक आता है राव शांतल देव। राव शांतल देव और राव शांतल देव की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1489 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक था। तो साथियों राव शांतल देव की बात करें तो राव शांतल देव राव जोधा का और रानी जसमादे का पुत्र था।
सांतल देव की बात करें तो राव जोधा और रानी जसमादे का पुत्र। रानी जसमादे का पुत्र। अब साथियों राव सांतल देव की बात करें तो राव सांतल देव राव जोधा और रानी जसमादे का पुत्र था। इसने अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं किया, लेकिन 1492 ईस्वी में इसने कोसोना का युद्ध हुआ था राव सांतल देव के काल में। तो साथियों देखते हैं 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में हुआ कोसाना का युद्ध। और साथियों ये हुआ था राव सांतल देव के काल में हुआ। तो एक तरफ राव सांतल देव वर्सेस मल्लू खां। और साथियों जो मल्लू खां है यह अजमेर का सूबेदार था। अजमेर का सूबेदार। और इसके साथ में मल्लू खां के साथ में इसका सेनापति भी था। सेनापति का नाम था गुड़ले खां। और साथियों इस युद्ध में सांतल देव विजय होता है। लेकिन फिर सांतल देव वो वीर गति को भी प्राप्त हो गया था। तो साथियों बात की जाए अगर कोसाना के युद्ध की, तो कोसाना का युद्ध कब हुआ? 1492 ईस्वी के अंदर। और जो कोसाना का युद्ध है वो राव सांतल देव और मल्लू खां जो अजमेर का सूबेदार था, इन दोनों के मध्य होता है। मल्लू खां की ओर से इसके साथ इसका सेनापति गुड़ले खां भी था। साथियों जो मल्लू खां और गुड़ले खां वो राव सांतल देव का हमारे मारवाड़ के अंदर जो इनका साम्राज्य था सांतल देव का मारवाड़, इसके अंदर से निकलते हैं। तो कुछ कन्याएं थी गांव के अंदर, तो ये गुड़ले खां क्या करता है उन कन्याओं को अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब जब ये गांव वाले जाके ये बात सांतल देव को बताते हैं कि एक शासक जो मल्लू खां है अजमेर का सूबेदार, वो हमारे गांव की कन्याओं को उठाकर अपने साथ ले गया है, तो ये बात सांतल देव को बहुत बुरी लगती है कि कोई मुस्लिम शासक मेरे साम्राज्य में से मेरे साम्राज्य के गांव की कन्याओं को उठाकर ले गया। तो सांतल देव है इन मल्लू खां और गुड़ले खां का पीछा करता है और पीछा करके इनके साथ युद्ध करता है। और ऐसा कहा जाता है कि सांतल देव ने इस गुड़ले खां की गर्दन काटकर उन कन्याओं को दे दी थी। और साथियों सांतल देव विजय हुआ था इस युद्ध में, क्योंकि जो मेन मकसद था इस युद्ध का वो इन कन्याओं को छुड़वाना था। तो सांतल देव ने इनका पीछा करके इनसे युद्ध किया और उन कन्याओं को छुड़वा लिया। तो सांतल देव विजय हो गया, लेकिन बाद में सांतल देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसके चोट आने के कारण, ये घायल होने के कारण बाद में वीर गति को प्राप्त हो गया था, लेकिन इस युद्ध में विजय हुआ था। तो सांतल देव ने इस गुड़ले खां की गर्दन काटकर इन कन्याओं को दे दी थी और इन कन्याओं ने पूरे साम्राज्य में इस गुड़ले खां की गर्दन को लेके घूमी थी। तो साथियों अगर बात करें सांतल देव की, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी को साथियों मारवाड़ के सांतल देव की स्मृति में गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है साथियों? ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को या शीतलाष्टमी को इस मारवाड़ के सांतल देव के स्मृति में गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। और इसने इस युद्ध के अंदर गुड़ले खां की गर्दन काटकर इन कन्याओं को दे दी थी और उन कन्याओं ने पूरे साम्राज्य में इस गर्दन को लेकर घूमी थी। तो साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस मारवाड़ के सांतल देव के स्मृति में इस गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ला नृत्य भी होता है और गुड़ला गीत भी गाया जाता है। अब साथियों गुड़ला नृत्य करते हैं तो अब हर बार तो यहाँ किसी गुड़ले खां की गर्दन कैसे लेके आएंगे? हर साल तो इस गुड़ले खां की गर्दन नहीं मिल सकती ना। तो एक मटकी लेकर उसके अंदर होल करके छेद करके उसके अंदर एक दीपक जलाकर रखते हैं और उस मटके को लेकर नृत्य किया जाता है और वही गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है और गुड़ला गीत भी गाया जाता है। और साथियों यहाँ इसी राव सांतल देव की ही स्मृति में मेला भी लगता है और मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र शुक्ल तृतीया 10 दिन तक मेला लगता है साथियों यहां पर। मेला। अब साथियों सांतल देव की अगर और बात की जाए तो सांतल देव की रानी थी फुलादे। सांतल देव सांतल देव की रानी फुलादे। फुलादे ने जोधपुर में फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। तो साथियों यहां बात की हमने राव सांतल देव की। तो राव सांतल देव का जो शासनकाल है वो 1489 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक था। ये राव जोधा और रानी जसमादे का पुत्र था और राव सांतल देव के काल में युद्ध होता है 1492 ईस्वी में कोसाना का युद्ध, जो राव सांतल देव और मल्लू खां जो अजमेर का सूबेदार था और मल्लू खां के साथ था उसका सेनापति गुड़ले खां। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें राव सांतल देव है वो विजय होता है क्योंकि इसका जो मकसद था वो इन कन्याओं को बचाना था। तो राव सांतल देव ने इनका पीछा कर इनसे युद्ध करके उन कन्याओं को छुड़वा लिया था। लेकिन फिर सांतल देव है उसके चोट आने की वजह से, वो घायल होने की वजह से बाद में वीरगति को प्राप्त हो गया था। और साथियों सांतल देव मारवाड़ के सांतल देव की स्मृति में यहाँ गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को या शीतलाष्टमी को मनाया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यहाँ मेला भी लगता है, गुड़ला मेला। 10 दिन तक ये मेला लगता है। और साथियों यहाँ इसी सांतल देव की स्मृति में ही गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, गुड़ला नृत्य भी किया जाता है और गुड़ला गीत भी गाया जाता है। और साथियों अगर राव सांतल देव की और बात करें तो राव सांतल देव की एक रानी थी फुलादे जिसने जोधपुर में फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। अब साथियों सांतल देव के बाद अगला शासक आता है राव सूजा। कौन आया था? राव सूजा। राव सूजा और राव सूजा का शासनकाल है वो 1492 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। लेकिन साथियों राव सूजा की कोई इतिहास में खास विशेष जानकारी नहीं मिलती तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन जो राव सूजा है और बीकानेर जो यहाँ मारवाड़ से एक शाखा गई थी, जो राव बीका लेके गया था जोधा का पुत्र, इसके राव सूजा के और उस राव बीका के बीकानेर वालों के बीच में थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है राव जोधा के चिन्हों को लेकर, उसकी जो पोशाकें वगैरह थी वो। लेकिन यहाँ हम मारवाड़ रियासत में देखें इसको राव सूजा को तो यहाँ इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। जब हम बीकानेर रियासत पढ़ेंगे, उन बीकानेर वालों की चर्चा करेंगे, तब पढ़ेंगे राव जोधा के बारे में, इनके बीच जो संघर्ष हुआ था जोधा के चिन्हों को लेकर, जोधा के जो पोशाक वगैरह उनको लेकर। तो साथियों आप जो देख रहे हो आपको सारा निचोड़ लिखवा रहा हूं, एक एक चीज लिखवा रहा हूं। तो आप शायद साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। साथियों साथ में नोट्स बनाओ क्योंकि जब आप क्लास लेने के बाद नोट्स को पढ़ोगे तभी मजा आएगा। और अगर साथियों अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर जो आपने सपना देखा है तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला।
कि ना कोई संघर्ष ना कोई परेशानी तो क्या खाक मजा है जीने में, कि ना कोई संघर्ष ना कोई परेशानी तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो साथियों वही आग हमें भी अपने सीने में लगानी है। तो साथियों साथ साथ में थोड़ा नोट्स बना के चला करो। तो साथियों यहाँ क्लियर होता है हमारे राव शांतल देव, और राव शांतल देव के बाद अगला शासक आया था राव सूजा, जिसकी कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती इतिहास में। अगर इसकी हम चर्चा करेंगे तो बीकानेर रियासत पढ़ेंगे तब करेंगे, क्योंकि जोधा की कुछ चीनों को पोशाकों को लेकर बीकानेर वालों के बीच जो इसके भाई भतीजे थे और राव सूजा के बीच संघर्ष हो गया था। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं अगले शासक की। अब साथियों शांतल देव के बाद राव सूजा आया, और राव सूजा के बाद अगला शासक आता है हमारे राव गंगा। तो साथियों राव सूजा के बाद अगला शासक आया था राव गंगा। राव गंगा, और साथियों जो गंगा का शासन काल है वो था 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी तक। साथियों राव शांतल देव के बाद अगला शासक आया था राव सूजा, जिसकी कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती, और फिर अगला शासक आता है राव गंगा। राव गंगा का जो शासन काल है वो 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी तक है, और राव गंगा की बात करें तो 1527 ईस्वी में, कब 1527 ईस्वी में हमारे युद्ध हुआ था एक खानवा का युद्ध राजस्थान में, जो राजस्थान हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव और 4000 सैनिकों, मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ भेजा, सैनिकों के साथ महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। साथियों 1527 ईस्वी में एक खानवा का युद्ध हुआ था, जो हमारे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो युद्ध है ये महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, मुगल बादशाह था बाबर, उसके मध्य। और साथियों ये मैं बताऊंगा आपको, जब मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे तब इस युद्ध की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मेवाड़ वालों की तरफ से ही था, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में था। अब साथियों ये युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान हिस्ट्री में। इस युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध घोषित कर दिया था, और इधर महाराणा सांगा ने, जो हिंदू शासक थे, सभी को पत्र लिखे थे, सहायता पत्र। तो हर रियासत से कोई ना कोई महाराणा सांगा की सहायता के लिए गया था। तो जैसे ही हम रियासत पढ़ेंगे, अब हम मारवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं, तो मारवाड़ रियासत की चर्चा करेंगे। उस समय मारवाड़ का जो शासक था वो राव गंगा था, और राव गंगा ने मारवाड़ रियासत से अपने पुत्र मालदेव को और 4000 सैनिकों को महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। ऐसे बीकानेर रियासत बढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि खानवा के युद्ध में उनकी तरफ से कौन गया था इसकी महाराणा सांगा की सहायता के लिए। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। बाबर ने यहां तक कि शराब भी छोड़ दी थी इस युद्ध में लिए, क्योंकि जो बाबर है वो शराब का बहुत बड़ा आदी था। उसने अपने खुद बाबरनामा में लिखा है कि सुबह मैं उठा तो मौसम को देखते हुए मैंने 2 पैग ले लिए, फिर दोपहर को खाना खाने के समय कोई आ गया तो उसके साथ बैठकर 2 पैग ले लिए, शाम को मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि मेरे को फिर से 2 पैग लेने पड़े।
तो साथियों बाबर है उसने शराब तक छोड़ दी थी इस युद्ध में, खारवा के युद्ध में इसको धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। और महाराणा सांगा ने जो हिंदू शासक थे उनको सहायता पत्र लिखा था और हर रियासत से कोई ना कोई महाराणा सांगा की सहायता के लिए गया था। तो मारवाड़ रियासत से उस समय मारवाड़ का शासक था राव गंगा, और यहाँ मारवाड़ रियासत से राव गंगा का पुत्र मालदेव और 4 सैनिक जाते हैं महाराणा सांगा के सहायता के लिए। अब साथियों राव गंगा की अगर और बात की जाए तो राव गंगा के काल में एक युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? 1529 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ, और यह युद्ध कौन सा था? सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध। अब साथियों राव गंगा के काल में हुआ, तो इसका मत किसके मध्य हुआ? राव गंगा के। यह युद्ध हुआ था राव गंगा वर्सेस दौलत खां, और यह दौलत खां कहां का था भाई? दौलत खां था नागौर का। दौलत खां नागौर का था। और अगर दौलत खां की तरफ से देखे तो इसके साइड राव शेखा जो गंगा का चाचा था, राव शेखा गंगा का चाचा, और इधर राव गंगा की तरफ से था बीकानेर वाला राव जेत सिंह, बीकानेर। तो साथियों 1529 ईस्वी में राव गंगा के काल में एक युद्ध हुआ था जो सेवकी का युद्ध कहलाया, और ये युद्ध है वो राव गंगा और दौलत खां के मध्य हुआ। जो दौलत खां वो नागौर का था, और राव गंगा की तरफ राव जेत सिंह बीकानेर वाला, क्योंकि ये जो बीकानेर गए थे ये इन्हीं के तो वंशज थे, राठौड़ों के, इन्हीं के भाई भतीजे थे, क्योंकि राव जोधा का 5वां पुत्र बीका ही तो बीकानेर नगर की स्थापना करता है और राठौड़ साम्राज्य की नींव रखता है। तो ये इन्हीं राठौड़ों के जो भाई भतीजे थे। तो राव गंगा की तरफ राव जेत सिंह था बीकानेर वाला, और इधर दौलत खां की तरफ राव शेखा था। और इस युद्ध में राव गंगा की विजय होती है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? राव गंगा की। राव गंगा विजय। और साथियों राव गंगा ने जोधपुर के अंदर, अगर राव गंगा के निर्माण कार्य की बात करें तो इसने निर्माण कार्य करवाया था गांगेलाव तालाब। गांगेलाव तालाब। और दूसरा निर्माण करवाया था गंगा जी की बावड़ी। गंगा जी की बावड़ी। और ये दोनों कहां निर्माण करवाए थे इसने? ये निर्माण करवाए थे जोधपुर में। जो गंगा जी, गांगेलाव तालाब और गंगा जी की बावड़ी है, जोधपुर में स्थित है निर्माण कार्य। तो साथियों जो सेवकी का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, उसमें राव गंगा विजय होता है, और राव गंगा ने जोधपुर के अंदर गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया और गंगा जी की बावड़ी का निर्माण करवाया जोधपुर के अंदर। अब साथियों राव गंगा की ओर बात करें तो 1532 ईस्वी में राव गंगा है, उसकी बात करें तो 1532 ईस्वी में मालदेव वो गंगा का पुत्र था, मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी। हत्या कर दी। और साथियों जो मालदेव है वो मारवाड़ का प्रथम पितरंता था। मारवाड़ का प्रथम पितरंता मालदेव। और साथ ही एक इतिहासकार हुए थे हमारे रेऊ, इतिहासकार रेऊ के अनुसार
रेहू के अनुसार गंगा की मृत्यु अफीम के नशे में खिड़की से गिरने से हुई। तो साथियों 1532 ईस्वी में मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी। मालदेव वो अपने पिता गंगा की हत्या कर देती है। साथियों पहले वाले समय में राजतंत्र के समय ये हत्या वगैरह कर दी जाती थी, क्योंकि जो राजगद्दी की है, जो साम्राज्य पर अधिकार की है, वो लालसा होती थी, तो हत्या वगैरह कर देते। तो मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी। और साथियों मारवाड़ का प्रथम पितृहंता मालदेव है। साथियों प्रथम पितृहंता मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें एक शासक और हुआ था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो साथियों वह दूसरा पितृहंता है, आगे हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उसकी, तब मैं बताऊंगा आपको। तो मालदेव है वो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता है। और हमारे एक इतिहासकार हुए थे रेहू, और रेहू ये बताते हैं कि जो ये राव गंगा है, इसकी जो हत्या है वो मालदेव ने नहीं की। मालदेव के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है वो गलत है। जो ये राव गंगा है इसकी हत्या अफीम के नशे में खिड़की से गिरने से हुई है। अब साथियों क्या पता जो ये गंगा है ये अफीम के नशे में खिड़की से गिर गया और उसी समय मालदेव गंगा के पास आया होगा। तो जो सैनिक सेनापति वगैरह थे उन्होंने देख लिया कि मालदेव गंगा के पास जा रहा है और गंगा की मृत्यु हो गई, तो इसके ऊपर ये मालदेव के ऊपर इल्जाम ये गलत भी लगा होगा। वरना जो मालदेव है वो मारवाड़ में राठौड़ों का प्रतापी शासक है, और अगर ये हत्यारा होता, पितृहंता होता, तो इसे ना तो शासक बनने दिया जाता और ना इसकी ये प्रतापी शासक होता। लेकिन जो मालदेव है वो मारवाड़ के राठौड़ों का प्रतापी शासक है। और साथियों जो अफीम है, ऐसा कहा जाता है कि अफीम का नशा करने के बाद अगर हवा में निकला जाए तो उसका नशा ज्यादा होता है। अगर कोई अफीम का नशा करके बाइक पे जा रहा है तो हवा लगेगी तो उसका नशा और ज्यादा होगा। तो ये जो गंगा जी है ये क्या करते हैं, इसी अफीम का नशा करके खिड़की खोल के आराम से ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और नशा ज्यादा हो गया होगा तो खिड़की से गिर रहे होंगे। वैसे साथियों अफीम के इस नशे से मेरे निजी जीवन का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने तो सुना है कि हवा में निकलते हैं तो इसका नशा ज्यादा होता है अफीम का, अफीम खाने के बाद। तो ये रेहू है इतिहासकार, वो बताते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो अफीम के नशे में खिड़की से गिरने से हुई। जो मालदेव पे इल्जाम लग रहा है वो गलत है। तो साथियों यहाँ बात की हमने राव गंगा की, तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में, जो राजस्थान हिस्ट्री का इंपोर्टेंट युद्ध है, उस खानवा के युद्ध में जो राव गंगा है मारवाड़ का शासक था उस समय, तो मारवाड़ से हमारे राव गंगा अपने पुत्र मालदेव को और 4000 सैनिकों को महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजता है। फिर राव गंगा के काल में 1529 ईस्वी में सेवकी का युद्ध हुआ, जो राव गंगा के मध्य और दौलत खां के मध्य हुआ। जो नागौर का था, दौलत खां की साइड था राव शेखा जो गंगा का चाचा था, और राव गंगा के साइड था राव जय सिंह बीकानेर वाला। इस युद्ध में राव गंगा की विजय होती है और गंगा ने जोधपुर के अंदर 2 निर्माण कार्य करवाए। गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया और गंगा जी की बावड़ी का निर्माण करवाया जोधपुर के अंदर। फिर साथियों 1532 ईस्वी में मालदेव द्वारा अपने पिता गंगा की हत्या कर दी जाती है और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता मालदेव है। और साथियों इतिहासकार रेहू बताते हैं कि मालदेव ने इस गंगा की हत्या नहीं की थी, इसकी अफीम के नशे में खिड़की से गिरने से हत्या मृत्यु हो गई थी। अब साथियों यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाता है राव गंगा। अब आगे की जो चर्चा है साथियों, गंगा के बाद अगला शासक कौन आया था, आगे की चर्चा हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।